वो हमेशा राजा हुआ करते थे और राजा प्रजा पर कभी ध्यान नहीं दिया। बहुत बेरोजगारी थी, रोडें नहीं थी, बिजली नहीं थी, स्कूल नहीं थे, अभी तक राजकीय विद्यालय नहीं हमारे विधानसभा में थे, हमने बनाया। हम अवेयर होंगे, जाहिर सी बात है। सर एक चीज और जानना चाहते हैं, जब कोई नई पहल लेकर आप आते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में तो अलग अलग मतभेद उत्पन्न होते होंगे, उन मतभेदों से कैसे निपटते हैं आप? और स्वास्थ्य केंद्रों पर सबसे बड़ी बीमारी ये है कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम कुकुर मुत्ते की तरह जन्म लेते हैं, उनका आधार हमारी अस्पताल है। यही लोग हैं जो मरीज को, गरीब लोगों को गए नहीं, पर्चा बनाए नहीं, तुरंत रेफर कर देते हैं और उन्हीं स्टाफ में लगे हुए हैं कि इस अस्पताल में ले जाओ, वहां से उनको पैसा मिल जाता है। बहुत दिक्कतों का सामना हमारे गरीब करते हैं। उसको रोकने के लिए नहीं, हम सभी नेता, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे मेंबर ऑफ असेंबली हो, सबसे मेरी अपील है कि जिस जनता ने आपको चुना है, जिसके जनता के चुनने के बाद आपका रुतबा है, उसको प्रथम वरीयता मिलनी चाहिए, बाकी चीजें बात की है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाके बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर कोई। आज के पॉडकास्ट शो में हमारे साथ हैं सिसवा विधानसभा के विधायक जी, जिनका नाम है प्रेम सागर पटेल। आइए हम स्वागत करते हैं और जानते हैं राजनीति में, आज की राजनीति में क्या क्या चैलेंजेस हैं, आज की राजनीति में क्या क्या उतार चढ़ाव हैं और कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में राजनीति की शुरुआत की, कैसे पहले वो जॉब में थे, उसके बाद में उन्होंने राजनीति ज्वाइन किया। सारी चीजें हम जानेंगे खुद सर से। तो सर स्वागत करते हैं हम आपका आकार के पॉडकास्ट में। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति में आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे आप राजनीति में आए, जैसा कि हम जानते हैं कि आप पहले जॉब में हुआ करते थे। मैं सबसे पहले आकार IAS कोचिंग को बधाई दे रहा हूँ कि मुझे इस लायक समझे, अपने शो में हमें बुलाया है। और मैं एक राजनीतिक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ वो भारत नेपाल सीमा पर है। वो जगह महाराजगंज है और अब उसी जनपद के सिसवा 317 कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं 2 बार से विधायक चुना जाता हूँ। हमारी जनता हमको प्रचंड बहुमत से आज़ादी के सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके हमको चुनती है। आज़ादी के बाद इतना वोट पाने वाला मैं पहला वहाँ का विधायक बना हूँ। और आम जो मतदाता है, जो लोग हैं, वो हमें हमारे कामों से हमें पसंद करते हैं, हमारी उपस्थिति से हमें पसंद करते हैं, अपने साथ जुड़ करके भाईचारा से पसंद करते हैं। जहाँ तक आपने पूछा कि कैसे इसको राजनीति में स्वीकार किया, आप कहाँ से आप नेता बन गए, तो मेरी ज़िंदगी बहुत कठिन है और एक तपस्या पूर्ण ज़िंदगी है। मैं तपस्वी पुरुष तो नहीं हूँ, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ और मेरे माता पिता बिना पढ़े लिखे थे। हमारी धर्मपत्नी भी बिना पढ़ी लिखी थी। जब हमारे साथ शादी हुई और मेरा गौना हुआ तो उनको मैंने साक्षर बनाने का काम किया और अब वो इस दुनिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स युग में, काफ़ी समझदार बन चुकी हैं। यूट्यूब पर हर कार्यक्रम, हर भारत के दुनिया में पैदा हुए जो लोग हैं, जिन्हें पूजा होती है, जिनको हम पूजते हैं, उनके बारे में जानकारी रखती है। लगातार उनकी चेष्टा हमारे विधायक बनने के बाद और बढ़ी है कि हम भी होशियार बनाएं, हम भी समाज में चलें। तपस्या करते करते हमारी ज़िंदगी लंबी थी। हमारे घर से 55 किलोमीटर दूर गोरखपुर था, वहाँ उच्च शिक्षा का यूनिवर्सिटी है, वहाँ पढ़ना था। संसाधन नहीं था तो हम साइकिल से जाते थे और एक हफ्ता रहते थे और फिर हर शनिवार को 4 बजे से आते थे, करीब 10 बजे, 6 घंटा लगता था साइकिल से, मैं अपने घर पहुँच पाता था। बहुत तपस्या किया और मैं, क्योंकि गरीब परिवार में पैदा हुआ था, संसाधनों का अभाव था, स्कूल का अभाव था और हमारे बगल में एक डिग्री कॉलेज थी जहाँ प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने बनाया था। वहाँ हम लोग बहुत मुश्किल से पढ़ लिख लिए BA तक, लेकिन आगे की शिक्षा हमें गोरखपुर में तय करना था और गोरखपुर का सफ़र बहुत कठिन था। सड़क नहीं थी, संसाधन नहीं थे, पॉकेट में पैसे नहीं थे, फिर पढ़ना भी था, ऊंचाइयों पर चलने की चेष्टा थी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारा परिवार बढ़ेगा, हमारी पत्नी कैसे आगे रहेंगे। तो ये सब सोच करके हमने पढ़ने का काम किया और सबको मैं अपने अनुभव का प्रेरणा देता हूँ कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़े, बिना शिक्षा के कोई काम असंभव है। चाहे वो कितनी बड़ी कुर्सी मिल जाए, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो उस विभाग का दायित्व चलाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
और आए दिन कहीं न कहीं आप फंस जाएंगे और दिक्कत उठानी पड़ेगी। इसलिए हम सभी आकार आईएएस में बैठे, इसमें पढ़ने वाले, चाहे बच्चे हों, बच्चियां हों, महिला हो, चाहे काम करने वाले हमारे नौजवान साथी हो या इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर साहिबा हो, सबको मेरी एक राय है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करना चाहिए। भारत शिक्षा के मामले में बहुत तपस्या पूर्ण जिंदगी बिताया है और अब धीरे 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 शिक्षा का विस्तार हुआ है। प्राइमरी एजुकेशन को अब हमको देखने के लिए मिलता है कि हमारी जो बीजेपी की सरकार है, जिस पार्टी में हम एमएलए हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा पर, प्राइमरी स्कूलों पर बहुत ध्यान दिया है, उसको बनाया है, उसको बाकायदे सभी स्कूलों में टाइल्स लगवाए हैं, बच्चों को फ्री जूता दिए हैं, मोजा दिए हैं, किताब दिए हैं, बस्ता दिए हैं पढ़ने के लिए, और खाने के लिए दोपहर का व्यवस्था किए हैं। बहुत तपस्या करके वो शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग हमेशा शिक्षा के उनके इस कदम का हमेशा सराहना करते हैं। और जहाँ तक हमारे राजनीति का पेड़ा है, तो पेड़ा हम पढ़ लिख करके बाबा साहेब अम्बेडकर और मानवर काशीराम के साथ जुड़ने के बाद हमें राजनीति में बड़े कुर्सी पाने के लिए एक चाहत पैदा हुई कि हमें भी एमएलए, एमपी, मंत्री बनना चाहिए। और ये संभव तभी है जब जनता हमें चुनेगी, और जनता बहुत मुश्किल से चुनती है, बहुत ठोंक ठका के चुनती है, देखती है कि हमारा नेतृत्व करने वाला कैसा है, कितना काम करने वाला है, काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, हमारे सम्मान को रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। जहाँ से हम चुने गए हैं वहाँ एक राजा का क्षेत्र रहा है, बहुत कठिन क्षेत्र रहा। वहाँ साइकिल पर लोग नहीं चल पाते थे, नौजवान बटन खोल करके साइकिल नहीं चला पाता था। वो स्टेट के दरवाजे पर जाने के बाद वो पैदल वहाँ साइकिल को पार करना पड़ता था, साइकिल चढ़ के नहीं जा पाता था। वो बहुत घनघोर दिक्कतों का सामना करना उसको पड़ता था। वो 75 साल की आज़ादी में 60 साल एक ही परिवार का शासन रहा, और बहुत हमारी जनता बहुत दिक्कतों का सामना किया और लाचारी भरी ज़िंदगी जीने का काम किया। 10 साल के इस लगभग कार्यकाल में हमने उनको जीने का रास्ता सिखाया है, सम्मान का रास्ता सिखाया है, बोलने की बात सिखाई है, खड़ा होने का ढंग सिखाया है, अधिकार की बात सिखाई है, और बताया है कि पॉकेट में गांधी हो या ना हो, सीने में आंधी लेके चलो, कोई कुछ नहीं क्या बिगाड़ बात है पाएगा, सर, क्या बात और बिना इसके कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के उसूलों पर चलो, उनके सिद्धांतों को पढ़ो। उन्होंने कहा है कि पैर में जूता हो या ना हो, हाथ में किताब होना है, सही। होना चाहिए, तभी आप ऊंचाई पर जा सकते हो, बढ़ सकते हो, चल सकते हो, और इस देश में हुक्मरान बन सकते हो, शासक बन सकते हो। पढ़ोगे लिखोगे तभी कुछ करने में सफलता पाओगे। इसलिए हमें प्रेरणा मिली, हमें कुछ करना चाहिए। पढ़ लिख लिए थे तो हमने राजनीति में भागीदारी के लिए चलता रहा, लेकिन गरीबी आड़े आई, हमने राजकीय सेवा ज्वाइन कर लिया, नौकरी किया। हमारे बच्चे हो गए, जब तक हमारे बच्चे पढ़े तब तक नौकरी को हमने किया, उस तनख्वाह से बच्चों को पढ़ाते थे। जब बच्चे पढ़ लिख लिए, तीनों इंजीनियरिंग कर लिए, तो हमने नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आए, और 12 में आए। अभी पेंशन नहीं पाए, लेकिन हमारा जो चुनाव रहा, मैं डिफीट खा गया, हार गया। अब मेरा पेंशन फंस गया, मैं चुनाव भी हार गया, तो दिक्कतों का सामना बहुत है। फिर हिम्मत बांधे और हम आगे चले, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए। माननीय अमित शाह जी से मेरी मुलाकात गुजरात में हुई, उन्होंने अपने साथ हमें काम में लगाया, और उनसे मैंने सीखा है राजनीति में शासक कैसे बन करके काम किया जाता है। और मिनिस्टर बन जाओगे, एमएलए बन जाओगे, एमपी बनना जनता चुन देगी, लेकिन काम करना, शासन चलाना बहुत कठिन है। उसको उन्होंने हमें अंगुली पकड़ के सिखाया है, बताया है। मैं उनके साथ लगातार काम करता हूँ, राज्य में योगी बाबा के साथ काम करता हूँ, और अपने राजनीति को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हर कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे सिद्धांत और मेरी राय यही है, सबको यही राय होती है जो भी राजनीति में है, कि चुनाव जीतने के दूसरे दिन से मैं चुनाव लड़ना शुरू कर देता हूँ। 5 साल लड़ता हूँ, लगातार क्षेत्र में रहता हूँ, काम करता हूँ, अंतिम व्यक्तियों की आवाज़ को मजबूत करता हूँ, उनके लिए जरूर कदम उठाता हूँ। किसी बड़े आदमी के काम में न आए, उनके कार्यक्रमों में न जाएं, लेकिन छोटे लोग जो अंतिम लोग हैं उनके कार्यक्रमों में भाग लेता हूँ, उनको आवाज़ देता हूँ। आवाज़ में आवाज़ मिला करके उनको ताकत दे करके अपनी राजनीति को मैंने यहाँ तक ले आने का काम किया है। अच्छा सर, मैंने सुना कि एक टाइम ऐसा आया कि आपकी गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए,
क्या आप इसको कैसे देखते हैं कि ये पब्लिसिटी स्टैंड भी हो सकता है, या फिर ऐसा आपके जो विरोधी पल हैं, विरोधी सॉरी आपके कुछ विरोधी पक्ष हैं वो करते होंगे, तो आप कैसे इसे देखते हो कि क्या था ये गुमशुदगी नहीं, और इस गुमशुदगी घटना का से? पोस्टर तो हमारे जो विरोधी लोग हैं हम्म, वो मुकाबला तो नहीं कर पाते हैं, विरोध नहीं कर पाते, लेकिन साजिश करते हैं। वो साजिश का हाँ, हमने सुना भी है जो मुकाबला नहीं कर पाते वो वो साजिश साजिश करते करते हैं। हैं, वो साजिश हमारे खिलाफ करते रहते हैं। लोग सोचते रहते हैं कैसे उनको पटकनियाँ दिया जाए, लेकिन वो पेश नहीं पाते हैं, क्योंकि जनता हमारे साथ रहती है और जनता के कामों में हम बहुत अग्रणी भूमिका निभाते हैं और साथ खड़े रहते हैं। अच्छा, आपके निर्वाचन क्षेत्र में इस टाइम सबसे बड़ी समस्या क्या है और आप क्या योजना बना रहे हैं उस समस्या से निपटने के लिए? मैडम हमारा निर्वाचन क्षेत्र भारत नेपाल सीमा पर है और मूलतः वहाँ के लोग किसान हैं, कृषि है, और कृषि बहुत रिस्की बिजनेस होता है। दुनिया में अगर देखा जाए तो किसान बिल्कुल हाँ, खेती मौसम का अपाहिज है, जुआ है कहते हैं। लंगड़ा हो चुका है, बहुत हाँ, दिक्कत उठाना पड़ रहा है, चल नहीं पा रहा है। एक बार गेहूं की फसल तैयार है, अगर पत्थर पड़ गया तो पूंजी नहीं मिलेगी। धान की फसल तैयार है, अगर बाढ़ आ गई तो धान उसके घर में नहीं जाएगा। तो हम जहाँ पैदा हुए हैं वो भारत नेपाल सीमा पर है, वहाँ एक गंडक नदी बहुत तूफानी बाढ़ आती है, आपदाएं आती हैं, दिक्कत उठानी पड़ती है। मूल रूप से हमारे क्षेत्र में गन्ना, धान, गेहूं और केले की फसल होती है, और जो चैलेंज है किसानों के लिए वो प्रकृति का बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और वहाँ बॉर्डर होने के नाते दिक्कतें हैं, और खेती पर आधारित खेती का बिजनेस बहुत घाटे का बिजनेस है, इसलिए चैलेंज है। मैं इसलिए लगातार अपने जनता को चाहता हूँ कि वो लोग शिक्षित बने, साक्षर नहीं शिक्षित शिक्षित बने, बने। अरे अच्छे वाह! स्कूलों में बहुत बड़ी बात पढ़ें, कह दी अच्छे आपने। स्कूलों में पढ़ें। अच्छा, आपने अभी विद्यापीठ, किसान विद्यापीठ की स्थापना की है, तो उसका भी कारण यही रहा कि किसान थोड़े सशक्त बने, या क्या उद्देश्य रहा नहीं, आपका? देखिए मैडम, किसान विद्यापीठ की स्थापना तो मैंने ये सोच के किया है कि लोग जो खेती कर रहे हैं, जो सब्जी पैदा कर रहे हैं, या जो भी खेतों में उगा रहे हैं, बिल्कुल जहर है, और उसमें खाद, उसमें दवाओं का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। मैं खुद शुगर का पेशेंट हूँ और मैं बराबर डॉक्टरों के संपर्क में रहता हूँ। डॉक्टर लोग, उनका राय यही आती है कि सारी बीमारी खाने से है। जो लोग कम खाते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं। और मैं एक स्वामी है रामदेव, उनको देखता हूँ कि कभी बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि खाते नहीं हैं, अनाज ग्रहण नहीं करते, जो सब्जी अपने बोते हैं वो खाते हैं। तो किसान विद्यापीठ में हम प्राकृतिक खेती पर बल दिए हैं कि आप देशी गाय पालिए, गाय के गोबर से खेती करिए, उसको जीवा अमृत बना करके खेती करिए, और सब्जी बोने के लिए सभी किसानों का थोड़ा न थोड़ा जगह है। अगर वो सब्जी बोते हैं तो सब्जियां जो बाजार में जहर बिक रही हैं उससे वो निजात पा सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती करें, ऑर्गेनिक खेती करें, प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती पर हम जोर देते हैं, ताकि उसमें जो है, जो ये बीमारियां हैं, जो जहर है, जो दवा है, जो खाद है, प्रयोग ही नहीं होता। इसलिए हम स्वस्थ रहेंगे उसको अगर खाएंगे। आपका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें आप समुदाय स्वास्थ्य केंद्र को डॉक्टर को फटकार लगाते नजर आते हैं, और समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों पर अक्सर डॉक्टर और स्टाफ की जो ढीला साली है वो देखने को आती भी है। इसके लिए एक राजनेता की क्या भूमिका होना चाहिए कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं इन पे थोड़ा अच्छा काम हो, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कहीं ना कहीं बड़ी ढीला साली होती है, नर्सें मिलती ही नहीं है, और कहीं ना कहीं डॉक्टर देखने को नहीं मिलते हैं, नर्सें ही सारा काम करके चली जाती हैं। तो आप इसको कैसे, क्या मतलब देना नहीं, चाहेंगे? हम एक, हमारी मिठौरा जगदौर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, हम्म, और मैं उसका निरीक्षण करने एक बार, नहीं प्लान तो नहीं था, बारिश आ गई तो हम उधर मुड़ गए और देखे कि बहुत भीड़ है, जनता नीचे ऊपर हो रही है, बात क्या है। वहाँ मैंने गया तो देखा कि पर्ची का पैसा ज़्यादा लिया जा रहा था। मैंने उस पर रोक लगाने की कहा, फिर अंदर गया। फिर जो हमारे जच्चा बच्चा केंद्र है, जहाँ हमारी सरकार लगभग 2000 रुपया एक प्रसव कार्यक्रम को कराने के लिए सरकार उनको तुरंत देती है कि स्वास्थ्य के लिए वो फल फूल खाएं, वो अपने दवाओं को ले लें, वो भी पैसा नहीं मिल पा रहा था। और स्वास्थ्य केंद्रों पर सबसे बड़ी बीमारी ये है कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम कुकुर मुत्ते की तरह जन्म लेते हैं, उनका आधार हमारी अस्पताल है। यही लोग हैं जो मरीज को, गरीब लोगों को गए नहीं, पर्चा बनाए नहीं, तुरंत रेफर कर देते हैं, और उन्हीं स्टाफ में लगे हुए हैं कि इस अस्पताल में ले जाओ, वहाँ से उनको पैसा मिल जाता है। बहुत दिक्कतों का सामना हमारे गरीब करते हैं। उसको रोकने के लिए मैंने बहुत कड़ाई किया अपने विधानसभा में। अभी रात में एक अस्पताल पर मैंने छापा मारा है,
दिन में तो किया ही था। वो वीडियो मेरी इतनी वायरल हुई, करोड़ों लोग इस देश के लिए सीखे हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहा कि अस्पताल से जो मरीज रेफर हो उनका कारण लिखा जाए, दर्शाया जाए। इन कारण से हम रेफर कर रहे हैं। हमारे पास जब दवा है, संसाधन है, एक्सरे मशीन है, सारे जांच की मशीनें लगी हैं, तो फिर बाहर क्यों भेजा जाता है? इसलिए मैंने उस पर बहुत कड़ाई किया है और सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसमें सबकी भागीदारी जरूरी है। सारे स्वास्थ्य की, सारी बीमारियों की दवा हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पर हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है। उसका लाभ सबको मिलना चाहिए, सबको उठाना चाहिए। विशेष परिस्थिति में जिन चीज़ों की दवाएं नहीं हैं, जो मशीन नहीं है, उन पर रेफर किया जाए। समान लोगों को अगर रेफर नहीं किया जाता तो हमारे जो अस्पताल है उनका नाम बहुत होगा। बिल्कुल 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 सर। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि आज की जो विधायी प्रक्रिया है, इसमें क्या लगता है आपको, किस बदलाव की जरूरत है जो थोड़ी जवाबदेहिता और ज्यादा हो जाए, पारदर्शिता थोड़ी तय हो जाए? तो विधायी प्रक्रिया समान रूप से विधानसभा में जो कानून बनते हैं उस पर हम लोगों की राय होती है। हम ही लोग बिल को पास करते हैं, फिर कानून बनता है, फिर इम्प्लीमेंट सभी लोग या सभी विभाग करते हैं। उनको आसान करने के लिए और हम लोगों को भी ट्रेन करने की जरूरत है। जो बिल आए उसके बारे में पहले हम लोगों को जानकारी हो, बिल की कॉपी मिल जानी चाहिए। उस पर तैयारी करके विधायकों को या माननीय सांसद को जाना चाहिए। रिबेट और डिबेट दोनों करने की जरूरत है ताकि सुधार हो। जनता हमको चुनती है, विधानसभा में जनता भेजती है। इस देश में जनता मालिक है और कोई मालिक नहीं है। सही बात है। तो थोड़ा सा मतलब आपका मानना है कि जो भी बिल बना है वो पहले कॉपी हमें मिल जाए ताकि हम उसे पढ़ लें अच्छे से। उस अभी पर हमने प्राकृतिक खेती पर माननीय कर मुख्यमंत्री जी से कहा है कि सभी 403 विधायकों की ट्रेनिंग होनी चाहिए प्राकृतिक खेती के लिए, ताकि अपने किसानों को अपने क्षेत्र में उसका प्रचार प्रसार करें। वो अपने किचन गार्डन में स्वयं अपनी सब्जी अच्छे से बोया खाएं, उनको जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि उनकी ट्रेनिंग हो। और एक डॉक्टर सुभाष पालेकर एग्रीकल्चर विधि है, उसको अपनाना भी जरूरी है। उसको प्रधानमंत्री जी लाल किले से अभी डिक्लेयर किए हैं कि इस देश में खेती को सुधारना है, आय दूनी करनी है, किसान समृद्धशाली बने, आप स्वस्थ रहें। इसके लिए जरूरी है डॉक्टर सुभाष पालेकर एग्रीकल्चर की विधि को अपनाया जाए। इसकी ट्रेनिंग हमको चाहिए उत्तर प्रदेश में। हम सरकार से तभी भी कहें, अब भी कह रहा हूँ, कल भी कहूँगा, सभी एमएलए, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सबको जनता चुनती है। सबके पास खेती है, खेती करने वाले लोग ही उनको चुनते हैं। इसलिए उनको उनमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तभी होगा जब हम अवेयरनेस हम अवेयर होंगे, जाहिर सी बात है। सर एक चीज और जानना चाहते हैं, जब कोई नई पहल लेकर आप आते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में तो अलग अलग मतभेद उत्पन्न होते होंगे, उन मतभेदों से कैसे निपटते हैं आप? हमारी विधानसभा तो मैडम अजीबो गरीब है, क्योंकि एक ही परिवार जब 60 साल राज्य किया तो लोग विधायक माने क्या होता है जानते ही नहीं है। अब लोग जानना शुरू किए विधायक माने क्या होता है। हाँ, मैं आपका एक वीडियो देखी हूँ सर, सॉरी आपको रोकना चाहूंगी। 50 साल का एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं पहली बार विधायक से मिल रहा हूँ। तो विधायक तो कहीं ना कहीं समाज के लिए ही होता है। तो कोई व्यक्ति 50 साल का हो चुका है, वो पहली बार विधायक से मिल रहा है, तो ये तो मानने वाली बात है कि इसका मतलब विधायक आपके यहाँ अभी तक भगवान बन के ही रहते थे, मिलते ही नहीं थे किसी से। वो हमेशा राजा हुआ करते थे और राजा प्रजा पर कभी ध्यान नहीं दिया। बहुत बेरोजगारी थी, रोडें नहीं थी, बिजली नहीं थी, स्कूल नहीं थे। अभी तक राजकीय विद्यालय नहीं हमारे विधानसभा में थे, हमने बनाया। पावर हाउस का हमने बनाया, नगर पालिका हमने बनाया, सड़कों का जाल बिछाया। भारत नेपाल सीमा पर जो गाड़ियां चोरी जाती थी बड़े पैमाने पर सब बैन लगाया है। कोई गाड़ी अब नेपाल में नहीं घुस पा रही। इतनी टाइट व्यवस्था जनता द्वारा जागरूकता दिखाई जा रही है। ये सब हमारे विधायक बनने के बाद हुआ है। पहले उस विधानसभा में बहुत लाचारी थी, गरीबी थी, लोग अपने अधिकार को नहीं जानते थे। हमने हर जगह मंच लगा करके, हर इशूज पर, हर स्कूलों में मैं जा करके लोगों को ट्रेन करने का काम करता हूँ और लोगों को समझाता हूँ कैसे आपको रहना है, कैसे अपने अधिकार की बात करनी है। अच्छा, एक देखा जाता है सत्ता दल और विपक्ष दल में क्या परस्पर सहयोग होना चाहिए जैसे समाज को, क्योंकि सभी विधायक होते हैं, चाहे सत्ता दल हो चाहे विपक्ष हो। तो जब तक इन लोगों में परस्पर सहयोग नहीं होगा तब तक वो समाज में कैसे विकास के कार्य कर पाएंगे? आप इसको कैसे देखते हैं, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? इनकी परस्पर संबंधों को पहले बेहतर बनाएंगे तभी तो समाज बेहतर बनेगा। देखिए, सत्ता और विपक्ष हमेशा सत्ता पर अंगुली उठाने का काम करता है और मेरी अपील है कि सत्ता को पारदर्शी, सत्ता के साथ विपक्ष को भी होना चाहिए। कैसे हमारे कानून
अच्छे बन रहे हैं उसमें सहयोग करना चाहिए। शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है, स्वास्थ्य सबके लिए ज़रूरी है। सभी किसान के बेटे हैं, एग्रीकल्चर की पृष्ठभूमि से आए हैं, सबके लिए ज़रूरी खेती है। खेती में उपजे हुए अनाज का मूल्य सबके लिए ज़रूरी है। समय से खाद, बीज, दवाएँ जो भी संसाधन सरकार देती सबके लिए ज़रूरी है और सभी लोगों के लिए जो हमारी मूल्य है वो मिले, अच्छे से मिले। हमारी जो शुगर फैक्ट्रियाँ अच्छी से चलें, गन्ने की खेती करने वाले जो किसान हमारे गन्ने का मिलों पर देते हैं उनका भुगतान सही समय से हो। और माननीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी इस पर बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं। करीब सभी गन्ना का मूल्य भुगतान हो रहा है। सर आजकल हम देखते हैं कि एक युवा आबादी बड़ी मात्रा में राजनीति की तरफ भाग रही है, लेकिन वो राजनीति की तरफ भाग रही है तो उनका जो माइंड सेट है वो राजनीति का जो रुतबा होता है, जो राजनीति का भौकाल होता है, उसको देख के भाग रही है। आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो समाज के विकास के लिए राजनीति की तरफ जाएं? उसके लिए आपका क्या कहना है? नहीं, उन नौजवानों को मेरी पहली राय है कि वो शिक्षित बने, अच्छे से पढ़ें। बिल्कुल। और राजनीति कोई डिग्री होल्डर नहीं है वही कर पाता। राजनीति तो भारत का नागरिक होना चाहिए और पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, चुनाव लड़ सकता है। राजनीति में चुनाव लड़ के जीतना और नेता बनना दोनों दो चीज़ है। नेता वही बनता है जो पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो राजनीति में फेल हो जाएगा, टिक नहीं पाएगा। चुनाव तो एक बार जनता को गुमराह करके जीत लेगा, लेकिन समाज में स्थापित नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़रूरी है वो शिक्षा की तरफ जोड़ दें। भौकाल राजनीति में नहीं करना चाहिए। जैसे मैं एक विधायक हूँ, गनर लेके नहीं चलता, पैदल चलता हूँ, 4 घंटा रोज टहलता हूँ, कोई गनर मेरे साथ नहीं चलता है। रोज़ लोग कहते हैं आपकी हत्या हो सकती है, कोई बम मार सकता है, लेकिन मैं बेपरवाह रहता हूँ क्योंकि मरना तय है, ये सत्य है, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। और जनता ही चुनी है, जनता ही भगवान है, उस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। सर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया हो जो आपको, वो कहते हैं ना, दो मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया हो, निर्णय लेना बड़ा कठिन रहा हो, वहां पर आप कैसे नहीं, खुद मेरी को वो ज़िंदगी में एक मोड़ आया, मैं राजकीय सेवा से इस्तीफा दिया और चुनाव हार गया। मुझे बहुत एक प्रकार से शॉक लगा कि अब मेरी पेंशन भी नहीं मिलेगी, मैं चुनाव भी हार गया, तो आगे की मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी? ये मुझे रहा कि फिर मैं तपस्या किया, मेहनत किया और अंत में मैं विधायक बना और अपने जनता के साथ मैं भी खुशहाल हूँ और लोगों को एक राय दे रहा हूँ कि अच्छा काम करिए और अच्छे से रहिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और शिक्षित आकार जैसे इंस्टीट्यूट में भेजिए ताकि आपका बच्चा आईएएस और आईपीएस बने, आगे बढ़े, एसडीएम बने। अच्छा, मैं ज्यादातर देखती हूँ, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, कि ज्यादातर विधायक सांसद से आम जनता मिल नहीं पाती। वो अपनी, जब मिल ही नहीं पाएगी तो अपनी समस्याओं को क्या ही साझा करेगी, मिलना बहुत कठिन होता है। खैर, जनता दरबार जैसी चीजें अब आ गई हैं, लेकिन फिर भी उनसे मिलना आज भी कठिन है। आप इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, हम सभी नेता, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे मेंबर ऑफ असेंबली हो, सबसे मेरी अपील है कि जिस जनता ने आपको चुना है, जिसके जनता के चुनने के बाद आपका रुतबा है, उसको प्रथम वरीयता मिलनी चाहिए, बाकी चीज़ें बात की है। आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं इस 2025 में अपने जनता से, अपने यूथ से, अपने क्षेत्र के किसान से सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, अपने बच्चे को साक्षर की ज़िंदगी नहीं, शिक्षित की ज़िंदगी बनाएं और अच्छा पढ़ाएं, अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाएं। भारत में इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे अच्छे खुले हैं, सरकार के पास भी संसाधन है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत खुले हैं। जहाँ मैं बैठा हूँ, ये भी आकार एक बहुत नामी गिरनामी उत्तर प्रदेश की एक इंस्टीट्यूट है। इसमें लोग तैयारी करने के लिए आते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, पीसीएस जाते हैं, पीसीएस संवर्ग में जाते हैं, पीपीएस बनते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूटों में लोग भेजें। हम आकार से जुड़े हैं तो हम अपील करेंगे अपने क्षेत्र की जनता से, यहाँ आएंगे तो हम कोई सिफारिश करने की जरूरत है तो मैडम से हम कर भी सकते हैं, बाकी इंस्टीट्यूट को मैं जानता नहीं है। पढ़ना पढ़ाना आपका काम है, बट मेरी अपील है कि आकार की तरफ आप लोग अपने बच्चों को भेजिए और तैयारी कराइए और पढ़िए, आगे बढ़िए। सर, आकार आपका और मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया और लोगों को बताया कि कैसे जो है राजनीति में कठिन समय आते हैं, कैसे सर ने अपने उन कठिन समय से जब नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़ने के बाद में वो राजनीति में गए और वहां फेल हुए पहला कदम रखते ही। फिर जो कंडीशंस आई होंगी, घर रहा होगा, फैमिली रही होगी, उस दौरान हो सकता है कर्जे वर्जे भी हो गए हों थोड़े बहुत, उन सब चीजों से सर कैसे निकले और कैसे आज जनता से मिलते हैं। सर की जनता, एक ऐसे प्रतिस्पर्धी को सर ने
हराया, जो 60 सालों से, जब से भारत आजाद हुआ था तब से वो सत्ता में थे और सर का कोई बैकग्राउंड नहीं था, उसके बाद भी सर ने इतना अच्छा काम किया। सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे मंच पे आए और बच्चों के लिए आपने बोला। थैंक यू सर।